नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 5 और प्रश्न पत्र 6 के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। पेपर फिफ्थ एंड पेपर सिक्स, इस पर हमको अध्ययन करना है, इसको डिस्कस करना है, जो यूपी स्पेशल से रिलेटेड है। पांचवें पेपर का सिलेबस और छठे पेपर का सिलेबस हमने डिस्कस किया था, और उस परिचर्चा के दौरान मैंने ये आपसे कहा था कि हम इस पर कुछ सामग्री भी आपको उपलब्ध कराएंगे। इस पर क्लासेस भी होगी, कैसे आंसर लिखना है, कैसे मटेरियल कौन सा यूज किया जाना है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़े हुए होते हैं प्रीलिम्स के दौरान। तो मुख्य परीक्षा में एक कंसाइज और एक सटीक उत्तर कैसे आप लिखें, सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि सामग्री आपके पास बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको कम करके कैसे लिखें, ये प्रयास इस क्लास के अंतर्गत हम लोग करेंगे। तो पेपर फिफ्थ की ये पहली क्लास, और इसमें पहला टॉपिक हम लेने जा रहे हैं, यानी कि एक एक पेपर अगर हम लेके चलें तो पेपर फिफ्थ में ये पीसीएस मेन एग्जाम का ये पेपर फिफ्थ है। और पेपर फिफ्थ का पहला टॉपिक, सिलेबस हमने डिस्कस किया था, उसका पहला टॉपिक है उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन शहर। ये टॉपिक हमको डिस्कस करना है। अब इसमें कैसे कैसे सवाल बनेंगे, सबसे पहले हमको ये देख लेना चाहिए। इसमें दो तरीके के सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूँ। एक सवाल है जो पूछा गया है, एक प्रकार के सवाल जो आपसे पूछे गए हैं, और दूसरे सवाल हैं जो संभावित हैं, जैसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। 2018 के पीसीएस के पेपर में, तब ये पेपर फिफ्थ सिक्स नहीं था, लेकिन ये पेपर फर्स्ट में ये सिलेबस सम्मिलित किया गया था, तो उसमें ये सवाल पूछा गया कि बुंदेलखंड का एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। दूसरा सवाल था जो कि 19 में पूछा गया, प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व पर का वर्णन कीजिए। और हड़प्पा सभ्यता काल में शहरी नियोजन पर टिप्पणी कीजिए, ये 21 का पेपर था। इसके अलावा कुछ सवाल हमने आपके लिए रखे हैं नए, कि प्राचीन उत्तर प्रदेश के इतिहास के अध्ययन के लिए विभिन्न स्रोतों के महत्व की विवेचना कीजिए, क्योंकि सिलेबस का ये पार्ट है तो आपसे पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की वेलन घाटी को प्रागैतिहासिक टेक्स्ट बुक कहा जाता है, ये व्याख्या कीजिए। प्राचीन महाजनपद काल के कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे, वर्णन कीजिए। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ लेख पर आपसे टिप्पणी की कराई जा सकती है। कन्नौज की त्रिपक्षीय संघर्ष के कारण एवं प्रभावों की व्याख्या, और भक्ति आंदोलन में उत्तर प्रदेश की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो अगर इतने सवाल हम इस पर लिख लेते हैं, इतने सवालों की फ्रेमिंग कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो जो बनने वाले सवाल हैं, अन्य जो सवाल बनेंगे उन पर भी हम आसानी से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और उनका उत्तर हम लिख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का जब इतिहास आप पढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश वर्तमान समय में जो आप देख रहे हैं, हमेशा से ऐसा तो रहा नहीं है। और जब इतिहास पढ़ना हम चालू करते हैं तो इतिहास में वर्तमान के पीछे आपको जाना पड़ेगा। भाई तीन काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो इतिहास तो पीछे जो बीत गया है, भूतकाल है, उसी का लेखा जोखा होता है। तो वर्तमान समय में अगर हम देखें तो भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा शासनकाल देखा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई तो भारत की जो स्थितियां थी उनमें उत्तर प्रदेश की दशा को आपको देखना पड़ेगा, फिर उत्तर प्रदेश के इतिहास को आप देख रहे हैं। और फिर उसके पहले आपको जाना पड़ेगा, फिर उसके पहले, तो हम प्राचीन इतिहास तक जब पहुंचेंगे तो उन चीज़ों को लिंक कर पाए, लिंकअप करके समझ पाए, उनको देख पाए इस संदर्भ में कि आज तक हम कैसे पहुंचे हैं, तो थोड़ा सा पीछे हमको जाना पड़ेगा। जब ब्रिटिश थे तो ये अवध क्षेत्र में आता था, अवध क्षेत्र में आता था कि नहीं? जब ब्रिटिश थे तो उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान ये हिस्सा है, ये अवध के नवाबों, दिल्ली और बंगाल के जो प्रेसिडेंसी थी उसमें ये आता था। आप देखेंगे तो बंगाल प्रेसिडेंसी से जब इसको अलग किया गया था, शुरुआत में ये बंगाल प्रेसिडेंसी में जब था, तो बंगाल प्रेसिडेंसी से इसको अलग किया गया, प्रेसिडेंसी। और इससे जब इसको अलग किया गया तो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करने के बाद में एक प्रेसिडेंसी बनाई गई थी, वो थी आगरा प्रेसिडेंसी।
अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई। और 1830 में इसी आगरा प्रेसिडेंसी का नाम, जब आप 1830 में पहुंचेंगे तो 1830 में आगरा प्रेसिडेंसी का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत रख दिया गया। उत्तर पश्चिम प्रांत रख दिया गया है? और उत्तर पश्चिम प्रांत रखा गया और इसका मुख्यालय कहां पर बनाया गया? इसका जो हेडक्वार्टर था, इसका हेडक्वार्टर बनाया गया आपका आगरा में। इसका हेडक्वार्टर कहां बनाया? आगरा में। फिर जब डलहौजी आता है तो 1856 में जब अवध का विलय किया जाता है तो इसी उत्तर पश्चिम प्रांत में 1856 में, एक टाइमलाइन आप दिमाग में रखिए, डलहौजी जब आता है तो अवध का विलय कर देता है। 1856 में अवध का विलय हुआ है ना, प्रीलिम्स में आपने पढ़ा है ना, तो ये डलहौजी के समय की बात है। डलहौजी इसका विलय कर देता है। और 1856 में फिर उत्तर पश्चिम प्रांत को दिल्ली डिवीजन से अलग करके एक लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर के अधीन करने का काम किया जाता है 1856 में ही। इसको क्या किया गया? इसको दिल्ली डिवीजन से अलग कर दिया गया और दिल्ली डिवीजन था, दिल्ली डिवीजन से अलग करके लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर के अधीन कर दिया गया। और उसी समय इसका जो हेडक्वार्टर था, ये हेडक्वार्टर 1856 में ही, ये 1830 में हेडक्वार्टर यहाँ बनाया जाता है, 1856 में ये हेडक्वार्टर स्थानांतरित कर दिया जाता है प्रयागराज में। ये कहाँ पर स्थानांतरित किया जाता है? प्रयागराज में। इलाहाबाद में वर्तमान में ये प्रयागराज है, वहां पर हस्तांतरित इसको कर दिया जाता है। 1877 की बात है। आगरा और अवध का जो संयुक्त प्रांत था, आगरा ये पहले और फिर अवध भी इसमें विलय हो गया, तो 1856 के बाद में ये आगरा और अवध का एक संयुक्त प्रांत बन गया। तो 1877 में आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत का अधिकारी लेफ्टिनेंट गवर्नर को बना दिया गया और लेफ्टिनेंट जनरल और चीफ कमिश्नर के पद को समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर था और लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में चीफ कमिश्नर भी यहाँ पर हुआ करता था। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर के पद को फिर 1870 में ये पद भी समाप्त हो जाता है। 1870 में इस पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। फिर आता है, इसके टाइमलाइन को आप देखेंगे तो 1902 में उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध क्षेत्र को फिर से संयुक्त किया गया। आप देखेंगे जब 1902 में आप पहुंचेंगे तो इसको ध्यान रखिएगा, 1902 में एक तो उत्तर पश्चिम प्रांत है और उत्तर पश्चिम प्रांत साथ में आगरा और आगरा के साथ में जो अवध का क्षेत्र है, इन तीनों को फिर से क्या किया गया? इनको संयुक्त करके संयुक्त प्रांत आगरा और अवध कहा जाने लगा। इसको कहा जाने लगा संयुक्त प्रांत आगरा व अवध। ये एक टाइमलाइन है इसकी, आगरा और अवध कहा जाने लगा। 1919 में जब भारत शासन अधिनियम आता है, 1919 का ये एक्ट आता है, ऐसे आप लिखिएगा, 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद समाप्त करके इस पूरे क्षेत्र को गवर्नर के अधीन कर दिया जाता है। 1921 में अब ये क्या हो गया? यहाँ पर गवर्नर के अधीन, लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद यहाँ पे समाप्त हो गया। और जब आप 1921 में आएंगे तो 1921 में प्रदेश की राजधानी जो प्रयागराज में अभी तक थी, तो ये जो राजधानी है, कैपिटल है, इस कैपिटल को यानी कि हेडक्वार्टर जिसको आप कहते थे पहले, ये लाके लखनऊ शिफ्ट कर दी गई। अभी वर्तमान समय में राजधानी लखनऊ है, ये 1921 में बनाई गई थी। ठीक है। 1935 जब आया तो 1935 में जो प्रांतीय सचिवालय था उसको इलाहाबाद से लखनऊ शिफ्ट कर दिया गया। जो प्रांतीय सचिवालय था उस प्रांतीय सचिवालय को प्रयागराज से लखनऊ शिफ्ट कर दिया गया। ये भी प्रयागराज में हो।
हुआ करता था। ठीक है। और फिर 1937 में जो ये प्रांत है संयुक्त प्रांत आगरा व अवध, इसका नाम फिर बदला गया और 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत रख दिया गया। अब आगरा और अवध हटा दिया गया, इसका नाम क्या रख दिया गया? संयुक्त प्रांत रख दिया गया। 1950 की बात है, 24 जनवरी 1950। आप कहेंगे कि ये टाइमलाइन क्यों हम बता रहे हैं? ये कहानी, ये खाका आपके दिमाग में होना चाहिए, फिर अभी हम इसके इतिहास को शुरू करते हैं। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। क्या नाम रखा गया इसका? उत्तर प्रदेश। पहले नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। ठीक है। पीसी मोदी इस समय इसके गवर्नर बनाए गए और 1 नवंबर 1956 को राज्य का फिर पुनर्गठन किया गया। ठीक है। और फिर उसके बाद में दूसरा पुनर्गठन होता है, बात है 9 नवंबर 2000, जब उत्तराखंड 13 जिलों के साथ एक अलग राज्य के तौर पर स्थापित हो जाता है और बाद में उत्तराखंड को उत्तरांचल नाम दिया जाता है ना? उत्तरांचल को उत्तराखंड नाम दिया जाता है और वर्तमान में उत्तराखंड है, पहले उसको क्या कहा जाता है? उत्तरांचल नाम दिया जाता है। 13 पर्वतीय जिले यहाँ से अलग हो जाते हैं। यही 24 जनवरी, यहाँ पर देखिए, ये यूपी दिवस के तौर पर मनाया जाता है इसको, उत्तर प्रदेश का दिवस, है ना? तो एक तो उत्तर प्रदेश का नामकरण कब हुआ? तो ये 24 जनवरी 1950 को हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन हुआ। इसका पुनर्गठन हुआ और उसके बाद में आप देखेंगे तो 9 नवंबर, ये भी देखिए मंथ नवंबर का ही है और ये जो सन होगा वो 2000 होगा। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को निकाला गया यहाँ से और इनको निकाल के क्या किया गया? उत्तरांचल बनाया गया, जिसको अब उत्तराखंड कहते हैं। उत्तराखंड का निर्माण कर दिया गया। तो वर्तमान समय में जो उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं वो इतनी बड़ी विकास यात्रा करके यहाँ तक पहुँचा है। ठीक है। अभी राजधानी लखनऊ में है, राजधानी लखनऊ में है और राजधानी लखनऊ में होने के साथ साथ हाई कोर्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए जो, तो प्रयागराज में है और वहाँ की एक बेंच यहाँ पर है लखनऊ में। बाकी जो जितनी सचिवालय जो है वो लखनऊ में ही है, जो यहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं राजधानी में ही बैठते हैं। बाकी बहुत सारी ऑफिसेज लखनऊ में है। तो ये तो सामान्य सा इंट्रोडक्शन हो गया जो 10 मिनट में आपने कर लिया। अब हम यहाँ से उत्तर प्रदेश के इतिहास को शुरू करेंगे, जिस इतिहास से आपके प्रश्न बनेंगे। और सबसे पहले जब इतिहास आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होता है? प्राचीन इतिहास। उत्तर प्रदेश का जब प्राचीन इतिहास हम पढ़ रहे हैं तो प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश को, भाई गंगा नदी इतनी नई नदी तो है नहीं, गंगा नदी तो बहुत पुरानी नदी है। तो प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश को गंगा नदी यानी गंगा का मैदान, गंगा के मैदान में स्थित मध्य देश के तौर पर जाना जाता था। किस देश के तौर पर? मध्य देश के तौर पर जाना जाता था। गंगा का मैदान और गंगा के मैदान में स्थित ये मध्य देश हुआ करता था। बात समझ में? ये हुआ करता था मध्य देश। प्राचीन काल से अभी तक के अगर इतिहास की हम बात करें तो प्रागैतिहासिक काल में, जब मानव उस समय लेखन शैली से अनभिज्ञ था और पूर्ण रूप से वो स्टोन पर, पाषाण पर निर्भर करता था, पाषाण निर्मित उपकरणों पर पूर्णतया वो निर्भर था, उसी कारण से उसको हम पाषाण काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल जब आप शुरू कर रहे हैं तो पाषाण काल आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पाषाण काल में अगर आप देखेंगे तो इतिहास में आपने पढ़ रखा होगा कि रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने तमिलनाडु के पल्लवरम नामक स्थान पर औजारों की खोज की थी
और इसी कारण से भारत में प्रागैतिहासिक काल का जनक उनको कहा जाता है। जब इतिहास आप पढ़ते हैं तो पूरी जानकारी आप ये लेके चलते हैं पूरे देश की, लेकिन यहाँ पर जब उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे तो हमारा फोकस होगा कि हम अधिकाधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी तथ्य हैं, जो भी अवधारणाएं हैं, उनको समझें और आगे बढ़ते चलें। इस काल को 3 भागों में अगर हम बांटें और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप देखें तो हम प्रागैतिहासिक काल को पुरापाषाण, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में बांट सकते हैं। पाषाण का मतलब यहाँ पर यही है कि उस समय मानव जो है वो लेखन शैली से बिल्कुल अनभिज्ञ है और जितनी भी जानकारी या जितनी भी निर्भरता उसकी है उसमें सारी निर्भरता पत्थरों पर है। तो जितनी भी जानकारी हमको मिलती है वो पत्थरों के माध्यम से मिलती है। तो एक है पुरापाषाण काल, एक क्या है इसमें, पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल का जो यानी कि पैलियोलिथिक पीरियड जो है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड, तो पैलियोलिथिक जो पीरियड है, पुरापाषाण काल है, इस पुरापाषाण काल को हम किस रूप में यहाँ पर उत्तर प्रदेश में किस रूप में पढ़ेंगे। वैसे पढ़ने को तो हमारे पास बहुत कुछ है और आपने इसको इतिहास विषय के अंतर्गत पढ़ा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से स्थल हैं और कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्य हैं। तो एक तो हम स्थल देख लें और दूसरा यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य देख लें। पुरातात्विक साक्ष्य देख लें। इन दोनों चीजों को अगर हम तैयार कर लें तो प्रश्न जो हमारा आएगा उत्तर प्रदेश पर, जो प्रश्न पूछा जाएगा उसको हम आसानी से कर लेंगे। पैलियोलिथिक में एक हमारी यहाँ पर पड़ती है वेलन घाटी। क्या पड़ती है? वेलन घाटी। कहाँ पर? इलाहाबाद वाला क्षेत्र, इलाहाबाद वाले क्षेत्र में ये पड़ती है। दूसरा लोहदा नाला, लोहदा नाला, और ये पड़ता है कहाँ पर? सोनभद्र वाले क्षेत्र में। तीसरा एक जगह पड़ती है चकिया, और चकिया आपका है चंदौली में। कहाँ पर पड़ता है? चंदौली में। ठीक है। अब ये जो बेलन घाटी है, यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल साइट्स आपको मिली हैं, पूरा स्थल मिले हैं। तो जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे हमको इन्हीं स्थलों से तो मिलेंगे। तो आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स मिली है, इसकी खोज किसने की थी बेलन घाटी में? तो एक थे G.R. शर्मा। क्या नाम था इनका? G.R. शर्मा। ठीक है। और इनके दो लोग, इनके दो सहयोगी थे, एक का नाम था R.K. वर्मा और एक लोगों का नाम था P.D. मिश्रा। तो R.K. वर्मा और एक थे इसमें P.D. मिश्रा। इन 3 लोगों ने क्या किया है, यहां पर खोज की है वेलन घाटी में। ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्यों की अगर हम बात करें, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज की बात करें, ये तो आपके साइट्स हो गए, स्थल हो गए। ये जो साक्ष्य आपको मिले हैं, तो वेलन घाटी में आप देखेंगे जो ये लोहदा नाला क्षेत्र पड़ता है, ये बेलन घाटी का ही हिस्सा है। लोहदा नाला क्षेत्र भी बेलन घाटी का ही हिस्सा माना जाता है, उसी के अंतर्गत आता है। तो वहां पर पाषाण कालीन उपकरण आपको मिलेंगे, स्टोन टूल्स मिलेंगे। क्या मिलेगा? यहां से स्टोन टूल्स मिलेंगे। यानी कि ये जो स्टोन टूल्स पाषाण कालीन उपकरण है, इससे आप रिलेट कर देंगे किसको? ये लोहदा नाला से, लोहदा नाला से ये प्राप्त हुए हैं। और साथ साथ में अस्थि निर्मित, हड्डियों से निर्मित, अस्थि माने हड्डी, हड्डियों से निर्मित यहाँ पर मातृदेवी की प्रतिमा मिली है। मातृदेवी की प्रतिमा यहाँ से बरामद हुई है, ये मिली है। ठीक है। ठीक इसी तरीके से एक स्थान पड़ता है चौपानी मांडो। तो चौपानी मांडो से चर्ट पत्थर के बने पाषाण उपकरण, है ना, और भेड़ बकरियों की हड्डियां मिली हैं। चौपानी मांडो, चौपानी मांडो से भेड़ बकरी की हड्डी, भेड़ बकरियों की हड्डी, और साथ में यहां से क्या मिला है? चर्ट पत्थर
चट पत्थर पर बने पाषाण उपकरण आपको यहां से मिल जाएंगे। दूसरा यहां पर है मध्य पाषाण कालीन। मध्य पाषाण कालीन विशेषताएं हमको उत्तर प्रदेश की देखनी है, यानी कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेके 400 ईसा पूर्व के बीच की बात हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। समय आपको याद रहता है तो ठीक है, नहीं याद रहता है तो कोई समस्या नहीं है, काम तब भी चल जाएगा। इस काल के जो हथियार हैं यहाँ पर किससे बने होंगे? यहाँ पे जो हथियार हैं, जो भी हथियार आप देखेंगे तो ये दो चीजों से बने होंगे, एक तो पत्थर से और दूसरा हड्डियों से। एक तो पत्थरों से बने होंगे और दूसरा जो है वो हड्डियों से बने होंगे। पत्थरों और हड्डियों से निर्मित हथियार बने होंगे। आज आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये सब क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रश्न करने के लिए थोड़े बहुत फैक्ट आपको चाहिए, फिर क्वेश्चन की जब फ्रेमिंग कराएंगे तो आपको थोड़ा सा आसान लगने लगेगा। सारे तथ्य आपको वहां पर ये काम भी आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन पुरा पाषाण काल से अगर इसमें हम तुलना करेंगे तो ये पुरा पाषाण काल की अपेक्षाकृत ये छोटे होंगे। अपेक्षाकृत क्या होंगे? ये छोटे होंगे, उससे बहुत छोटे होंगे, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? लघु पाषाण काल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? लघु पाषाण काल कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? माइक्रोलिथ कहा जाता है। इसको लघु पाषाण कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ कहा जाता है, ठीक है। अब इन स्थलों की अगर हम बात करें कि ये स्थल आपको कहां कहां से मिले हैं, तो मध्य पाषाण काल के स्थलों को आप नोट करिए। ये स्थल नोट कर रहे हैं, फिर नवपाषाण काल में हम अगले पे चलेंगे। मध्य पाषाण काल के जो स्थल हैं, एक तो आपको मिलेगा सरायनाहर। एक आपको क्या मिलेगा? सरायनाहर, महदहा, और एक है दमदमा। ये तीनों जो आपको स्थल मिलेंगे, ये कहां पर मिलेंगे? दमदमा कहां पर है? प्रतापगढ़ में। ये तीनों स्थल आपको कहां पर मिलेंगे? प्रतापगढ़ में। दूसरा एक स्थल यहां पर मिलेगा जिसका नाम है सुगाही घाट। सुगाही घाट, सुगाही घाट, और ये सुगाही घाट पड़ता है आपका मिर्जापुर में। कहां पर पड़ता है? मिर्जापुर में। और तीसरा स्थल यहां पर आपको मिलेगा चौपानी मांडो। चौपानी मांडो, और चौपानी मांडो और लेखहिया व लेखहिया, ये दोनों स्थल आपको मिलेंगे इलाहाबाद में, प्रयागराज में, ठीक है। यहाँ के जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो इंपॉर्टेंट है बहुत। उसके बाद में नवपाषाण काल हम देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए मध्य पाषाण काल के पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य आप देखिए, तो मध्य पाषाण काल के पुरातात्विक साक्ष्यों में, यानी आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस हैं, उनमें जैसे एक स्थल हमने देखा सराय नाहर। स्थल का नाम क्या है? सराय नाहर। तो सराय नाहर ये कहाँ पड़ता है? मैंने आपको बताया कि ये प्रतापगढ़ में पड़ता है। प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ में जो सराय नाहर है, यहाँ का सबसे बड़ा एविडेंस है स्थायी निवास का साक्ष्य। अब आपसे अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में स्थायी निवास के प्रमाण मिलते हैं प्राचीन काल में, तो आप इसी के आधार पर उत्तर अपना लिखेंगे। स्थायी निवास के साक्ष्य सरायनाहर में मिलते हैं। और जब कोई स्थायी निवास करेगा तो स्थायी निवास करने के बाद में प्रॉपर्टी भी होगी, प्रॉपर्टी होगी, खेत खलियान होंगे, घर मकान लोग बनाने लगेंगे। तो इस काल में एक दूसरे पर जैसे स्थायी निवास चालू होगा तो यहाँ पर एक दूसरे से युद्ध के भी साक्ष्य मिल जाएंगे। एक दूसरे से युद्ध के साक्ष्य भी मिल जाएंगे। एक दूसरे से आक्रमण करने के भी साक्ष्य मिल जाएंगे। यहीं से तो ये प्रारंभिक साक्ष्य है जब मनुष्य एक दूसरे पर आक्रमण करना शुरू करता है, एक दूसरे से लड़ना शुरू करता है। भाई 3 चीजें लड़ाई का सबसे बेसिक कारण बनती है, जर जोरू जमीन।
और इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द आप इतिहास में देखेंगे लड़ाइयाँ होती हैं। भाई प्रॉपर्टी के लिए होंगी, अधिक क्षेत्र के लिए होंगी, महिलाओं के लिए होंगी, है ना, जर जोरू और जमीन। जो प्रॉपर्टी आपके लिए पास होगी उसके लिए लड़ाई होगी। तो यहीं से जैसे स्वामित्व आएगा, स्थायी निवास में स्वामित्व आ गया, ये घर हमारा है, ये खेत हमारा है, तो यहीं से ये स्टार्ट होगा। ठीक है, तो एक दूसरे से युद्ध के प्रमाण यहाँ से आपको मिलने चालू हो जाएंगे। और जब स्थायी तौर पर व्यक्ति रहने लगेगा तो यहाँ पर, है ना, इनह्यूमेशन, समाधान के साक्ष्य भी आपको मिल जाएंगे। यहीं से आपको समाधान के साक्ष्य भी मिलते हैं। 15 साक्ष्य, ये 15 समाधान के साक्ष्य मिले हैं। और इसमें जो मृतक का सिर है, यहाँ पर जो सिर है वो पश्चिम की तरफ मिलता है, यहाँ उत्तर की तरफ नहीं मिलता है। यहाँ पर जो सिर है वो पश्चिम की तरफ मिलता है। दूसरा स्थल है यहाँ पर महदहा। महदहा ये इंपॉर्टेंट स्थल है ना। यहाँ पर स्त्री पुरुष समाधान के साक्ष्य मिले हैं। स्त्री पुरुष समाधान के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। ठीक है, तीसरा स्थल जो दमदमा है, दमदमा, एक स्थल यहीं पर आपको चौपानी मांडो मिलेगा, चौपानी मांडो मिलेगा। तो जो दमदमा है, दमदमा में श्रृंगार उपकरण मिले हैं। क्या मिले हैं? श्रृंगार उपकरण। तो ब्यूटी पार्लर, अभी तो पार्लर के तौर पर यहाँ पे नहीं मिलेगा कि लैक्मे का, लारा का इस तरीके से आपको मिले, नहीं मिलेगा। वीएलसीसी का भी नहीं मिलेगा। लेकिन शुरुआत यहीं से होगी, तब जाके वो संगठित रूप में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बनेंगी, है ना। शुरुआत हो गई थी दमदमा से, यानी कि स्त्री अगर मिली तो स्त्री श्रृंगार फिर करेगी, पुराने समय से करेगी, अभी नहीं कर रही है। मेकअप का खर्चा अभी कोई नवीन खर्चा नहीं है। पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों को समझना चाहिए इसको। ठीक है, और चौपानी मांडो, यहां से क्या मिला है? मृद भांड मिले हैं। और मृद भांड के साथ साथ में नर कंकाल यहां से बरामद हुए। मृद भांड और नर कंकाल। एक स्थान है लिखैया। लिखैया एक ऐसा स्थान है जहां से सर्वाधिक नरकंकाल मिले हैं। यहां से क्या मिले हैं? सर्वाधिक नरकंकाल मिले हैं, सर्वाधिक नरकंकाल मिले हैं। ठीक है, और जो स्थान हमने देखा था सुहागी घाट, सुहागी घाट की गुफा है मिर्जापुर में, तो सुहागी घाट जो मिर्जापुर में पड़ता है, यहाँ पे पाषाण कालीन चित्र आपको, मध्य पाषाण कालीन चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे। बात समझ में आई? तो ये मध्य पाषाण काल के बारे में बस इतना। ये ऐसी बेसिक चीजें हैं जो इतना आप पढ़ लेंगे, थोड़ी बहुत चीजें आपको ध्यान रहेंगी तो आपके बड़े काम आने वाली है। अब मध्य पाषाण काल के बाद में एक आता है ये नियोलिथिक पीरियड, नवपाषाण काल। तो अब हम बात कर लेते हैं नियोलिथिक पीरियड पे, नवपाषाण काल पे। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक, नियोलिथिक पीरियड। जो ये काल है, यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट है, यहां पर प्रथम प्रस्तर उपकरण, लेवलिंग टूल्स आपको मिलेगा। प्रथम प्रस्तर उपकरण, उपकरण मिलेगा, टूल के यहां पर मिलेगा। बात समझ में आई? लेवलिंग, लेवलिंग, लेवलिंग टूल्स यहां पर मिलेगा। लेवलिंग टूल्स आपको मिलेगा। ठीक है, ये कहां पर मिलेगा? टोंस नदी घाटी जो है ना, टोंस नदी घाटी, टोंस नदी घाटी से ये प्रथम टूल आपको बरामद होगा। मैस्लियर थे जिनको ये मिला था। बाकी स्थलों की अगर बात करें
तो स्थल में आपका एक हो जाएगा यहाँ पे बेलन घाटी, और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा लोहरा देव। क्या हो जाएगा? लोहरा देव। वेलन घाटी में एक स्थान पड़ेगा कोल्डिवा, महागढ़ा, पंचो, है ना, यहाँ से आपको मिल जाएंगे। और लहरा देव ये कहाँ पड़ता है? संत कबीर नगर में। पीटी में प्रश्न पूछा जाता है ना, संत कबीर नगर, तो वहां से भी नौपाषाण कालीन उसके साक्ष्य मिले। अब साक्ष्यों की अगर हम बात करें तो जो लहुरा देव है, लहुरा देव से श्रृंगार सामग्री मिलेगी आपको, श्रृंगार सामग्री, ये साक्ष्य मिलेगा, एविडेंस। जो वेलन कोल्ढिवा यहाँ पर पड़ता है, स्थान है कोल्ढिवा, इधर मैं लिख दे रहा हूँ। तो कोल्ढिवा जो है, यहाँ से धान की खेती के साक्ष्य मिलेंगे, धान की खेती के साक्ष्य मिलेंगे कोल्ढिवा से। और एक स्थान मैंने आपको अभी बताया था महगढ़ा, महगढ़ा, महगढ़ा या महगढ़ा, यहाँ से पशु बाड़ा मिलेगा, पशुओं का बाड़ा, यानी कि लोगों ने यहाँ पर नवपाषाण काल आते आते लोगों ने पशुओं को पालना शुरू कर दिया था, पशुओं को व्यवस्थित तरीके से वो रखना शुरू कर चुके थे, तभी तो बाड़ा आपको मिलेगा। बाड़े में पशु रखे जाते थे, पशु रहते थे, तो ये आपको मिलता है यहाँ से। बात समझ में आ गई? उसके बाद में आप चलेंगे तो आपका आदि ऐतिहासिक काल आता है। लेकिन आदि ऐतिहासिक काल के पहले एक चीज और देख लेनी चाहिए, ताम्र पाषाण काल, जिसको आप बोलते हैं कैल्कोलिथिक एज, ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ठीक है, ताम्र पाषाण काल, कैल्कोलिथिक एज, ठीक है। ये ताम्र पाषाण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर आते आते मनुष्यों को तांबे के बारे में पता चल चुका था, तांबे का ज्ञान हो चुका था। और इस काल में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आने के बाद बड़े बड़े गांव मिलने चालू हो गए थे, बड़े बड़े गांवों की स्थापना प्रारंभ हो चुकी थी। अब यहाँ पर गांवों की का जो आकार था वो बड़ा हो गया था। और ये गांव आपको मिलेंगे, अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो गंगा यमुना का जो दोआब आपको मिलेगा। गांव कहाँ पे मिलेंगे? जहाँ पे आसानी से, बड़े गांव कहाँ पे मिलेंगे? जहाँ पर आसानी से कुछ आप बीज फेंकिए और आसानी से वहाँ पर पैदा हो जाए। तो गंगा यमुना का जो दोआब है, गंगा यमुना के दोआब में उपजाऊ मिट्टी पाई जाएगी। और इस उपजाऊ मिट्टी में कुछ भी कोई अनाज वगैरह उपजाना चाहेगा तो आसानी से ये क्या होगा, यहाँ उपज हो जाएगी, तो लोगों को खाने को मिल जाएगा। जो भी दोआब क्षेत्र होंगे तो इन क्षेत्रों में क्या होगा, इन क्षेत्रों में गांव की स्थापना होगी, है ना। और यहाँ पर ताम्र पाषाण कालीन जो संस्कृति पाई जाएगी इन क्षेत्रों में, उसको हम कहेंगे गैरिक मृदभांड संस्कृति। क्या कहेंगे? गैरिक मृदभांड संस्कृति, ठीक है, गैरिक मृदभांड संस्कृति इसको कहा जाएगा, ठीक है। और इन मतलब जो तांबे का जो ज्ञान हुआ, बड़े बड़े गांव, इनकी खोज आप देखेंगे तो जो बदायूं क्षेत्र है, बिजनौर क्षेत्र है, वहां पर आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगी, ठीक है। वहां पर इसके ताम्र पाषाण काल के ये अवशेष आपको मिलेंगे। इसके अलावा शहरों का नाम देखें तो जो मेरठ है, सहारनपुर है, सहारनपुर के साथ साथ में जो मुजफ्फरनगर है, बुलंदशहर है, मुजफ्फरनगर है, बुलंदशहर है। बुलंदशहर के अलावा अगर आप देखेंगे तो
इनको याद रखिए, वहां पे ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इधर आप आएंगे तो और एक क्षेत्र है, जैसे इधर आप जाएंगे तो बांदा, इधर आप जाएंगे तो मिर्जापुर, ठीक है, बांदा है, मिर्जापुर है, प्रयागराज है, प्रयागराज है। ये क्षेत्र भी ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष वाले क्षेत्र हैं। बात समझ में आएगी? ताम्रपाषाणकालीन के क्षेत्र ये भी आपको मिल जाएंगे। अब आपसे जब प्रश्न पूछा जाएगा, मान लीजिए कि आपसे इतिहास के बारे में पूछ लिया जाए, तो आप इसको दिखा देंगे। इसके अलावा अगर पूरब में आप जाएंगे तो एक स्थान पड़ता है खैराडीह, वहां पर आपको साक्ष्य मिलेंगे। तो इसी आधार पर आप अपने आंसर्स को रिच कर सकते हैं, इन फैक्ट्स के आधार पर, ठीक है। ये इस समय के लोग रहते कहाँ थे? इस समय के जो लोग रहते थे वो गांव में रहते थे। इस समय के लोग करते क्या थे? पशुपालन का काम करते थे, पशुपालन का काम करते थे, खेती का काम करते थे। लेकिन खेती जो था वो इस समय के लोगों का या उस समय की इकोनॉमी का मुख्य स्रोत था, मुख्य आधार था, ठीक है। जो खैराडीह स्थान है, भगवान परशुराम का जन्म स्थल उसको माना जाता है। जो खैराडीह स्थान है, खैराडीह को भगवान परशुराम का जन्म स्थल भी माना जाता है। तो इन सारी बातों से आपका जो फैक्ट है वो जो तैयार होगा, और एक रूपरेखा जो आपके दिमाग में बन रही है, जब प्रश्न पूछा जाएगा तो वहां पर इन फैक्ट्स को आप ऐसे आसानी से डाल के और आंसर अपना लिख देंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा हमारा आता है जो हमने अभी देखा डिवीजन, तो उसमें दूसरा आएगा आद्य ऐतिहासिक काल, और उसके बाद में हम देखेंगे ऐतिहासिक काल को, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं आद्य ऐतिहासिक काल को, और उसके बाद में फिर ऐतिहासिक काल पे चलते हैं। सबसे पहले मनुष्य ने तांबे का प्रयोग किया, ये मैंने आपको बताया। तांबा ये जो आज भी बहुत अपना महत्व बनाए हुए हैं, तो सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया, और तांबे के प्रयोग करने के बाद में धीरे धीरे मनुष्य को लोहे की जानकारी हुई। लोहे की मतलब कांसा, तांबे के बाद में कांसा आता है। सबसे पहले मनुष्य क्या करता है? तांबे का प्रयोग करता है, तांबे के बाद में कांसे का प्रयोग करता है, और कांसे के प्रयोग के बाद में लोहे का प्रयोग करता है। ये क्रम रहा है। तो इस काल में, ठीक है, इस काल के अंतर्गत आप देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता का हमको अध्ययन करना है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत ब्रोंज एज सिविलाइजेशन का अध्ययन हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर ये डेवलप हो गई, वहां से अभी शुरुआत हुई थी ना मध्यकाल में, और यहाँ पर ये डेवलप हुई है। तो हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता, इसी को आप लिखिए ब्रोंज, है ना, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, इसका अध्ययन किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता को और दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? सिंधु सभ्यता के नाम से, इंडस वैली, इंडस सिविलाइजेशन के नाम से इसको जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता एक ही सभ्यता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप इसको तैयार रखिए, एक ही सभ्यता है। और इस सभ्यता की जो खोज की गई थी वो 1921 में एक थे दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। उत्तर प्रदेश में देखा जाए, अगर हम बात करें स्थानों की उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में इसके साक्ष्य आपको कहाँ कहाँ से मिलेंगे, बाकी आपको नहीं पढ़ना है। उत्तर प्रदेश में इसके साक्ष्य मिलेंगे, एक स्थान पड़ेगा आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर जो पड़ता है ये आपका पड़ता है मेरठ में, ठीक है। एक स्थान पड़ेगा बड़ा गांव, और बड़ा गांव के साथ साथ में एक स्थान आपको मिलेगा
हुलास, ठीक है, हुलास, हुलास। तो बड़ा गांव और हुलास ये कहां पर मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे सहारनपुर में। ये आपको कहां पर मिलेंगे? सहारनपुर में। ये दो स्थान, यहां से हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य आपको मिलेंगे। ठीक है। जो आलमगीरपुर है, ये आपसे पूछ लिया जाए किस नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी के किनारे है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, वाई डी शर्मा ने इसकी खोज की थी। और यहाँ के लोग जो थे उनके बारे में इन्होंने बताया कि गांव में निवास करते थे, और आलमगीरपुर के जो ये लोग थे ये कपास की खेती किया करते थे। क्या करते थे? कपास की खेती किया करते थे। बड़ा गांव और हुलास के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर भी आपको ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिल जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा आपको देखा जाए तो नई जो खोजें हो रही हैं उसमें बुलंदशहर है, मुजफ्फरपुर है, वहाँ पे मांडी गांव पड़ता है, कैराना क्षेत्र है। तो इन सब में भी इस युग के या इस सभ्यता के साक्ष्य आपको मिल जाएंगे। ठीक है। बागपत जिले में आप जाएंगे तो वहाँ पे एक सनौली गांव पड़ता है। गांव का नाम है सनौली, सनौली। और सनौली पड़ता है कहाँ पर? बागपत में। तो बागपत का जो सनौली गांव है, यहाँ पर नर कंकाल बरामद हुए हैं। यहाँ पर क्या मिला है? नर कंकाल मिला है। 5 फुट 4 इंच के लगभग आकार के नर कंकाल यहाँ पर मिले हैं। और इनके हाथों में देखा गया तो ये लोग हाथों में कड़े पहने हुए थे, और ये जो कड़े थे वो तांबे के थे। तो देखिए, जो ये जानकारियाँ होती हैं, ये जानकारियाँ मतलब इस तरीके से ले जाती हैं। जैसे तांबे के कड़े मिले, यानी कि तांबे के बारे में जानकारी उन लोगों को थी, वो लोग तांबे के बारे में जानते थे। इसी तरीके से तो भाई और कोई बताने थोड़ी ना आया है उस समय का व्यक्ति। और उस समय क्योंकि लिखा भी नहीं कुछ जाता था, या ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती थी कि वीडियो रिकॉर्ड करके उन लोगों ने रख दिया, उसके बाद में आज आप उसका उपयोग कर लें। तो ये कहानियाँ जो भी होती हैं, इनको हम प्रमाणिक मानते हैं जब प्रमाण हमको मिल जाते हैं। कोई प्रमाण मिलेंगे तो प्रमाणिक मानते हैं। तो आप ऐसे मत सोचिएगा कि बस ऐसे ही किसी ने कह दिया तो हमने मान लिया, ऐसा नहीं होता है। इसके प्रमाण देखे जाते हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया। दूसरा, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही अभी हमको लौ एगिन, सबसे पहले तांबा, और तांबा के बाद में मैंने क्या कहा? लोहा आया। तो लौह युगीन संस्कृति के बारे में, यानी कि आयरन एज, लौह युगीन, इसको क्या बोलते हैं? आयरन एज। आयरन एज किसके संदर्भ में? यूपी के संदर्भ में हमको देख लेना चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लौह युगीन सभ्यता के उत्तर प्रदेश में कौन से साक्ष्य मिले हैं, तो आप क्या बताएंगे? ठीक है। या आपसे अगर इतिहास के बारे में पूछा जा रहा है तो लौह युगीन में आप क्या लिखेंगे? एक स्थान है अहिछन्न, और एक स्थान का नाम आपने पढ़ा होगा हस्तिनापुर। पढ़ा है? दोनों स्थानों के नाम आपने पढ़ा होगा। अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा, मथुरा, श्रावस्ती, श्रावस्ती, काम्पिल्य, काम्पिल्य। इन सभी स्थानों से आप देखेंगे तो विशिष्ट प्रकार के बर्तन आपको मिलेंगे। विशिष्ट प्रकार के बर्तन आपको बरामद होंगे यहाँ पर। इससे ये सिद्ध होता है कि इस समय जो लोग यहाँ पर रहते थे वो बर्तनों का उपयोग करना प्रारंभ कर चुके थे। ठीक है। विशिष्ट प्रकार के बर्तन, जिसमें चित्रित धूसर मृद भांड, दो प्रकार आप कर सकते हैं। एक में चित्रित, जिसमें चित्र बना होता था, चित्रित धूसर मृद भांड, और दूसरा यहां पर गैरिक मृद भांड, गैरिक
मृदभांड, मृदभांड ये यहां से प्राप्त हुआ। ठीक है, अतरंजी खेड़ा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है एटा में। श्रावस्ती आप जानते ही हैं। ठीक है, यहाँ पर जो नदी है वो एक छोटी, वहां पर लोकल नदी है काली। अतरंजी खेड़ा में आपको धातु शोधन भट्ठी मिल जाएगी। और धातु शोधन भट्ठी का मतलब यह है कि भट्ठी में धातु को गलाकर ये लोग अपने हिसाब से जो भी इनके उपयोग की चीजें होती थी उनको निर्मित करने का काम करते थे। और यही अतरंजी खेड़ा है जहां जौ और गेहूं इन दोनों के साक्ष्य मिलेंगे। जौ व गेहूं के साक्ष्य मिलेंगे, गेहूं के साक्ष्य मिलेंगे। तो जौ और गेहूं के साक्ष्य और साथ में धातु शोधन भट्ठी ये अतरंजी खेड़ा से मिलती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कौन सा? उत्तर प्रदेश में लौह युगीन संस्कृति, यानी कि यहां पर जो हम देख रहे थे आद्य ऐतिहासिक काल वो कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं ऐतिहासिक काल पे। अब हम कहां पे देखेंगे इसको? ऐतिहासिक काल में क्या क्या चीजें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको हम देखेंगे। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का जो समय है उसको हम इसके अंतर्गत रखते हैं। एक नवीन सभ्यता का विकास हुआ सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में, जिसको हम वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, अध्ययन की दृष्टि से आप हम देखें इसको तो वैदिक सभ्यता, महाकाव्य काल और महाजनपद काल, तीन भागों में हम इसको बांट सकते हैं। जो अभी एक विशिष्ट सभ्यता डेवलप हो रही है अध्ययन की दृष्टि से उसको तीन भागों में हम बांट ले रहे हैं। और वो कहां से रही है? सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आ रही है। सबसे पहले हम देखते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में, वैदिक सिविलाइजेशन। यहां से जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखिए वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा 1500 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व के बीच में ये रहेगा। वैदिक सभ्यता के बारे में अगर टिप्पणी आपसे पूछ ली जाए कि उत्तर प्रदेश में वैदिक सभ्यता के प्रमाण कहां से मिलते हैं या उत्तर प्रदेश के संदर्भ में वैदिक सभ्यता पर टिप्पणी कीजिए उत्तर प्रदेश में, तो ये एक ऐसी सभ्यता थी जो आर्यों के द्वारा निर्मित की गई थी। एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसका निर्माण किसने किया था? आर्यों ने। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? संस्कृत भाषा का प्रयोग करने वाली सभ्यता थी। भाषा यहाँ की क्या थी? संस्कृत थी। दो भागों में अगर हम इसको बांटे तो एक हो जाएगी ऋग्वैदिक, एक क्या हो जाएगी? ऋग्वैदिक, और दूसरी यहां पर क्या हो जाएगी? उत्तर वैदिक। ठीक है, ऋग्वैदिक में जब आएंगे आप तो इसको आप शुरू करेंगे 1500 से 1000 के बीच में जाएंगे, 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में जाएंगे। और जो उत्तर वैदिक है यहाँ पर 1000 से आप स्टार्ट करेंगे। जो यहाँ पर आपने 750 लिखा है वैदिक काल को, ये कहीं कहीं आपको 600 भी मिलेगा, तो इसको 1000 से 600 ईसा पूर्व, यहाँ पे भी 600 आप लिख सकते हैं। ठीक है, दो भागों में आपने इसको बांटा है, तो 600 ईसा पूर्व या 750 ईसा पूर्व तक आप चले आएंगे। वैदिक सभ्यता को दो भागों में आप बांट दीजिए। कहीं कहीं आपको 500 भी मिलेगा, थोड़ा बहुत अंतर मिलता है। ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करें तो ऋग्वैदिक के बारे में, ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी आपको ऋग्वैदिक संहिता से मिलेगी। और ये पंजाब और सिंधु क्षेत्र तक ही सीमित ऋग्वैदिक काल आपको मिलेगा। उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार आपको नहीं मिलेगा। ये कहाँ तक सीमित था?
पंजाब और सिंध क्षेत्र तक सीमित था। पंजाब व सिंध क्षेत्र यहीं तक ये सीमित आपको मिलेगा। लेकिन जब आप उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो इस काल में, उत्तर वैदिक काल इसको लिख लीजिए, उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल में जब आप आएंगे तो इसका विस्तार सरस्वती नदी से लेकर गंगा द्वार तक आपको मिलेगा। सरस्वती नदी से गंगा द्वार तक इसका मिलेगा, गंगा द्वार तक इसका विस्तार मिलेगा। और यहां पर मध्य देश में आप देखेंगे, ये पूरा मध्य देश उत्तर प्रदेश को कहा जा रहा है, तो आपको बड़े बड़े विशाल राज्य, मतलब बड़े राज्य, विशाल राज्य मिलेंगे। कुरु, पांचाल, ये सब विशाल राज्य थे उस समय, जहां की पांचाली थी, विशाल राज्य, ये आपको यहां से मिलेंगे। कुरु की राजधानी कहां? आसंदीवत, मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर के आसपास का क्षेत्र। पांचाल की राजधानी कहां? कामपिल, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के आसपास का क्षेत्र, है ना। और ये जो कौशाम्बी नगर उस समय आपको मिलेगा, एक कौशाम्बी नगर, कौशाम्बी नगर पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग यहां पर किया गया था। उत्तर वैदिक काल में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग, पक्की ईंटों का प्रयोग यहां पर किया गया। बात समझ में? पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग यहां पर किया गया। ठीक है। इसके बाद में अगर हम चलें तो ये पहला हो गया वैदिक सभ्यता। दूसरा आता है आपका एपिक पीरियड, महाकाव्य। दूसरा आता है आपका महाकाव्य काल, एपिक पीरियड, महाकाव्य काल, यह है एपिक पीरियड। एपिक पीरियड की अगर हम बात करें तो इन दोनों की हम बात इसमें करेंगे। एक हम करेंगे यहाँ पे रामायण की बात सबसे पहले, और दूसरा यहाँ पर हम बात करेंगे महाभारत की। दूसरी बात यहाँ पर महाभारत की। रामायण के बारे में आपको क्या जानकारी है? इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। ब्रह्मवर्त में इसकी रचना की गई, और ब्रह्मवर्त, एक तो आप वाल्मीकि जी का नाम याद रखिएगा, वाल्मीकि, और ये रचना इन्होंने की ब्रह्मवर्त में। और ब्रह्मवर्त आपको विठूर जो स्थान पड़ता है ना कानपुर के पास, वहीं पर गंगा नदी के किनारे ये स्थित था, है ना। संस्कृत साहित्य में रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? आदि काव्य कहा जाता है। रामायण के बारे में अगर आपसे टिप्पणी पूछ ली जाए तो इसमें 24,000 श्लोक मिलते हैं, 24,000 श्लोक मिलते हैं। और इसी कारण से इसको चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता के नाम से भी इसको जाना जाता है। महाभारत की जो रचना है वो महर्षि वेदव्यास ने की थी। महर्षि वेदव्यास जी ने इसकी रचना हस्तिनापुर में कुरुवंश से ये संबंधित थे, मतलब इसकी कथा संबंधित है। और इसको जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जय संहिता के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो श्लोक हैं इससे भी ज्यादा हैं, 1,00,000 से अधिक श्लोक इसमें पाए जाते हैं।
अधिक श्लोकों की संख्या है इसमें, और इसीलिए महाभारत को क्या कहा जाता है, सत सहस्त्र संहिता। सत सहस्त्र संहिता के नाम से इसको जाना जाता है। तो महाकाव्य के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो ये दोनों उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से रिलेटेड है, तो आप इनके बारे में इतनी जानकारी रखेंगे और बता देंगे। तीसरा यहां पर हमने कहा एक है महाजनपद काल। तीसरा कहां पर है, ये महाजनपद काल। ठीक है, तो महाजनपद काल के बारे में अगर हम बात करें तो बौद्ध ग्रंथ जो है वो है अंगुत्तर निकाय। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इधर नोट कीजिएगा। बौद्ध का है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, जिसमें ये पता चलता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपद थे। अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपद थे, जिसमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। ठीक है, और इन 8 महाजनपदों की अगर हम बात करें तो ये मल्ल, काशी, कोसल, वत्स, चेदी, पांचाल, सूरसेन और कुरु थे। ठीक है, अब अगर हम मल्ल की बात करें तो मल्ल की राजधानी कुशीनगर हुआ करती थी। कुशीनगर के साथ में पावा भी इसकी राजधानी थी, कुशीनगर और पावा। देवरिया, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर जिले जो वर्तमान समय के हैं वो इसमें आते थे। काशी की राजधानी वाराणसी थी, वाराणसी जिले में ये स्थित था। कौशल की बात करें तो उत्तर कौशल, दक्षिण कौशल और अयोध्या, ये 3 इसकी राजधानियां थी। फैजाबाद, गोंडा और बहराइच ये कौशल के अंतर्गत आते थे। इलाहाबाद और मिर्जापुर जिलों में वत्स महाजनपद था, इसकी राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। चेदी बुंदेलखंड क्षेत्र में था और इसकी राजधानी शुक्तमती थी। पांचाल रुहेलखंड और पश्चिमी यूपी में था, जो बरेली के आसपास का क्षेत्र है। अहिचंद और कामपिंड इसकी राजधानी थी। सूरसेन ब्रजमंडल में था, इसकी राजधानी मथुरा थी। और मेरठ और दक्षिण पूर्वी हरियाणा में कुरु स्थित था और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। तो ये 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद यहीं पर ये आपको मिल जाएंगे। बात समझ में? ये 16 में से 8 आपको यहीं पर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो इन क्षेत्रों के बारे में भी हमको पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ, मतलब ये 8 महाजनपद ही इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप राजधानी पढ़ के छोड़ दें। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है, उसको आप लिख रहे हैं, तो इतना रिलेट कर पाए कि ये प्राचीन काल में किस महाजनपद के अंतर्गत था, तो थोड़ा सा आंसर आपका रिच हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको पढ़िए। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम जैन धर्म और उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। और जैन और बौद्ध धर्म पढ़ने के बाद में ब्राह्मण धर्म का क्या यहाँ हो रहा है और कैसे यहाँ पर फिर जो हमने यहाँ पर लिख रखा है मौर्य काल और गुप्त काल, है ना, मगध राज्य का कैसे यहाँ पर उत्कर्ष होगा, मगध के जो शासक होंगे, फिर मौर्य साम्राज्य के बारे में, इन सारी चीज़ों को नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। और जब ये हमारा कवर हो जाएगा तब हम इसके आंसर राइटिंग पर चलेंगे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर उत्तर प्रदेश पर आपसे कहा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल रहा है उसमें उत्तर प्रदेश के कौन से स्थलों से इसके साक्ष्य मिलते हैं, इस पर टिप्पणी कीजिए। तो आप इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा 150 शब्दों में। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो आगे की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।